राजू खुद जो कि अपने पास्ट अतीत की यादों में जब खो जाता है तो इस नोवेल में वह नरेटर बन जाता है। यह सिनेमैटिक टेक्निक लेखक ने यूज़ की है इस उपन्यास में, डबल नरेटिव में। जब वह नॉस्टैल्जिक हो जाता है, नॉस्टैल्जिक मीन्स अतीत की यादों में जब वो खो जाता है, फ्लैशबैक थ्योरी, यह इस पैटर्न में यह नोवेल शुरू होता है। इस नोवेल के प्रारंभ में सबसे पहला जो सीन है वह राजू का है, जो कि अभी अभी 2 साल के कारावास में जेल से छूटा है और उसकी भेंट होती है वेलन नाम के एक इनोसेंट ग्रामीण से, जो कि मंगल गांव का वह ग्रामीण है। इस उपन्यास के अंदर जो मूल बिंदु है, वह थीम है, वो है प्रेम, रोमांस और वहीं साथ ही साथ भारतीय नैतिक मूल्य और आधुनिकता में टकराव, पति पत्नी में अनबन, विवाह नामक संस्था, अंधविश्वास और निरक्षरता और सामाजिक रूढ़िवादिताएं, परंपराएं और सबसे बड़ी बात आयरनी, विडंबना। मनुष्य के जीवन में भाग्य के अंदर जो परिस्थितियां किस तरीके से खेल खेलती है और मानवीय संबंधों को बड़े सूक्ष्म तरीके से उपन्यासकार ने इस उपन्यास में पेश किया है। तो हम शुरुआत करते हैं, समझते हैं। इस नोवेल के प्रारंभ भाग में गलती से वेलन है, जो कि एक अभी अभी अपराधी था, 2 साल का कारावास जो भोग कर आया है राजू, उसे वह स्वामी मान लेता है। उसके 2 कारण हैं। एक तो उसकी गणवेश, उसका अपीयरेंस, वह लगभग भगवे रंग में है, दाढ़ी बढ़ी हुई है। एक दार्शनिक की तरह जब वो बात करता है राजू, उसे वह स्वामी कह के संबोधित करता है, एक साधु के रूप में। उसने अपनी समस्या बताई, अपनी बहन की शादी की, और एक फिलोसॉफिक वे में उस राजू ने, जैसे गलती से समझ लिया गया स्वामी, उसने उसका समाधान भी बताया। वह उसे बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि वह एक निरक्षर ग्रामीण था और उसने बाकी सभी ग्रामीणों को भी यह कन्विंस करवाया कि जो यह व्यक्ति है, यह परोपकारी है, यह साधु है, स्वामी। तभी हमें दिखाई पड़ता है कि वह अतीत की यादों में खो जाता है। अपने बचपन से लेके जब घर में माँ और बाप बड़े शांति से रह रहे थे, उसके पिताजी एक छोटी दुकान चलाते थे। मालगुडी में जब रेलवे स्टेशन नया नया सेटअप हुआ तो उनके पिताजी ने एक दुकान भी खोली और वह भी दुकान पर बैठने लगा। समय के साथ पिताजी चल बसे और उसने वही दुकान चलाई और रेलवे राजू से उसने सफ़र शुरू किया। हम इस पूरे उपन्यास में देखते हैं कि जो राजू का जो कैरेक्टर है, और यहाँ जो टाइटल दिया गया है द गाइड, इसको भली भांति समझते हैं। उसका प्रारंभ एक सीजन्ड टूरिस्ट गाइड के रूप में हुआ। गाइड का अर्थ है मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक, एन एस्कॉर्ट। तो वह पर्यटकों को घुमाता था और यही उसका व्यवसाय था, और वह उस कार्य में बड़ा दक्ष था, क्योंकि वाक्पटु तो वह था ही। फिर यह पूरा उपन्यास शिफ्ट होता है किस तरीके से वह एक गाइड था, फिर एक आर्डेंट लवर की भूमिका में, जो रोजी नाम की एक विवाहिता थी, उसके प्रेम में पड़ गया, अट्रैक्शन में पड़ गया, मोरली करेक्ट वो हुआ, और उसके साथ में फिर वह एक स्टेज डांस शो जो कि रोजी के हुए करते थे, उसका मैनेजर बना। किस तरीके से वो स्वेंडलर बना, जब वह स्विंडलर बना, वह ठग के रूप में उसने किस तरीके से जालसाजी करी। उसने मार्को, जो कि रोजी का पति था, उसके द्वारा भेजे गए लेटर में जाली दस्तखत किए, उसने हस्ताक्षर किए रोजी के, और इस कारण से उसको फिर जेल भी जाना पड़ा। और नियति द्वारा, डेस्टिनी प्लेज अ बिग इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ। राजू इसका जीता जागता उदाहरण। और निर्दोष जो अनपढ़ जो ग्रामीण थे, जो अंधविश्वासी थे, उन्होंने उसको साधु मान लिया। और यह विडंबना ही कही जाएगी, जो एक अपराधी था उसे यहाँ ग्रामीण जन साधु मान बैठे हैं, और यह साधुता उस पर थोपी गई थी। और अंत में क्या होता है हम जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो वह अतीत की यादों में है, जब उसको याद आता है कि जब पहली बार एक पति पत्नी, मार्को और रोजी, मार्को जो कि एक रिसर्चर था, एक पुरातत्ववेता था, एन आर्कियोलॉजिस्ट, और उसी के साथ साथ वह शोध का विद्यार्थी था, जिसकी रुचि कला और इतिहास में थी,
इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर और वो जो इतिहास में कहीं दबी हुई थी। उसे राजू जैसे एक प्रोफेशनल गाइड का साथ मिला जिसने उसको काफ़ी सहयोग दिया। यहाँ हमें यह भी ध्यान देना होगा कि गफूर जो कि राजू का दोस्त है, वह एक टैक्सी ड्राइवर है। वह उन्हें टूरिस्ट साइट सीन ले जाता था। पति पत्नी की आपस में बनती नहीं थी, वैचारिक मतभेद थे। हम यदि कहें कि उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि वहीं जो रोजी नाम की जो महिला है वह एक अट्रैक्टिव लेडी है, एक सुंदर महिला है, और उसकी जो रुचि है वह नृत्य में है, क्योंकि वह एक इनबॉर्न टैलेंट है उसमें, जन्मजात जो कि इसका जो प्रतिभा है नृत्य करने की, वह देवदासी परिवार से संबंध रखती है। उसका जो विवाह हुआ है वह एक सिर्फ सामाजिक स्तर को बरकरार रखने और विशेष रूप से फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए हुआ, और उनमें उम्र में भी काफ़ी गैप है। और ये स्थिति राजू ने भांप ली जब पहली बार रोजी ने कहा कि मुझे किंग कोबरा का डांस देखना है। उसके पति ने तो एकदम पूरा मना कर दिया कि मेरे पास समय नहीं है, राजू के साथ जाओ। और राजू ने येन केन प्रकार जो कि उसकी सुंदरता पर मोहित था, हर संभव ये प्रयास करता, अपने अपीयरेंस को चेक करता कि किसी तरीके से वह उसकी पत्नी मार्को की पत्नी रोजी को सेड्यूस करे, और वह उसमें लगभग सफल हुआ। और उसने उसकी तारीफ की, उसके डांस टैलेंट की, और वह उससे प्रभावित हुई। और धीरे धीरे दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ी और मार्को ये समझ चुका था कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है, तो उसने अकेले ही जाने का निश्चय किया और रोजी को यहाँ छोड़ दिया। रोजी शिफ्ट होती है राजू के घर में। राजू की माँ जो कि प्रारंभ में तो उसे पसंद करती है, उसकी आवभगत करती है, अतिथि सत्कार करती है, लेकिन जब वो ये जानती है कि वह एक विवाहिता है तो उसने अपने बेटे को भी फटकारा, यहाँ तक कि उसने रोजी को एक सर्पेंट गर्ल करके संबोधित किया कि एक ऐसी नागिन जिसने मेरे बेटे को खा लिया। और वाकई में उसने नैतिकता की दुहाई दी, लेकिन उसके बेटे राजू पर तो उसका नशा चढ़ा हुआ था और उसने माँ की बात नहीं मानी। यहाँ तक कि माँ ने अपने भाई राजू के मामा को बुलाने का भी धमकी दी, क्योंकि जब वो छोटा था तो उसके मामा के कहने से वो मान जाता था, लेकिन इस बार मामा की बातें भी बेअसर हुई। मैटरनल अंकल राजू की माँ अपने भाई के घर चली जाती है और नैतिक रूप से जो कि पतित हो चुके हैं ये दोनों एक ही घर में साथ रहते हैं। कहानी वापस प्रेजेंट टाइम में आती है। नरेटर ये कहता है कि अचानक गांव में सूखा पड़ चुका है। अभी तक स्वामी की पोजीशन बहुत अच्छी हो चुकी थी गांव में, क्योंकि वह रोज उपदेश दिया करता था और उसके फ्री में भोजन पानी की व्यवस्था हो जाती थी। शेल्टर तो जैसा कि उसको आश्रय मिल चुका था इस सराय में, मंदिर के अहाते में। लेकिन अचानक जो कि है सूखा पड़ा, ड्रॉट, और जिसके फलस्वरूप अकाल का सामना करना पड़ा। अचानक गांव में एक शॉपकीपर और एक कस्टमर के बीच में कहासुनी हुई, जिस पर दो वर्गों में संघर्ष हो गया। वेलन का एक जो कि मानसिक रूप से विक्षिप्त भाई था, उसने इस घटना की सूचना राजू जो कि गांव में फेमस है स्वामी के नाम से, उसको बताई। राजू ने इतनी सी बात कही थी कि मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगा, दूसरे अर्थों में कहें तो मैं अनशन करूंगा, कि जब तक दोनों वर्गों में संघर्ष समाप्त नहीं हो जाता, जब तक शांति स्थापित नहीं हो जाती। लेकिन वेलन के उस अर्धविक्षिप्त भाई ने गांव में जाके उसे मिस कन्वे किया, जो कि इस मैसेज को गलत तरीके से पेश किया, और उसने कहा कि जो स्वामी हैं वो अनशन करेंगे कि जब तक बारिश नहीं होती है। और यहाँ अब अपने ही बुने हुए जाल में राजू जो कि फंस चुका है। फिर उसे अतीत की याद आती है कि किस तरीके से उसने इमोशनली, मेंटली और फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट किया रोजी को। रोजी को पहला डांस शो दिलवाया उसने एल्बर्ट कॉलेज के जो कि कल्चरल प्रोग्राम में, हॉल में, और वह सफल रहा। और वह उसने अपनी स्वयं की आइडेंटिटी भी पहचानी। धीरे धीरे वह आर्थिक रूप से उसने उसका एक्सप्लॉइटेशन किया। उसने एक शो अरेंज किए, उसने कई सारे शो में टिकट भी काफ़ी ज़्यादा रखी और उससे पैसे कमाए। मणि नाम का एक किरदार भी है जो कि सेक्रेटरी था, उनके शोज़ को देखता था। सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक रोजी जो कि अपनी इस मेटेरियलिस्टिक, भौतिकवादी, इस मैकेनिकल, मोनोटोनस, इस बोरिंग जीवन से उपज चुकी थी। शी इज फेड अप विथ इट। वहीं जो कि राजू है
उसने अपना जो वास्तविक व्यवसाय था वो छोड़ दिया था। छोड़ तो क्या दिया था कि उससे इस स्टेज डांस मैनेजर से पहले उसने अपनी दुकान तक छोड़ दी थी, यहाँ तक कि वह आर्थिक तंगाली में गुजर रहा था और इसीलिए उसने इससे बचने के लिए रोजी का एक्सप्लॉइटेशन किया। और एक बार मार्को की जो पुस्तक है, जिसने मार्को ने अपने रिसर्च के रूप में लिखी थी, उसने एक कॉपी भेजी और उस कॉपी में उसने धन्यवाद भी ज्ञापित किया शुरुआत में कि राजू ने मेरा मार्गदर्शन किया। हालांकि हमें जानते हैं कि यह वही व्यक्ति है जिसने उसकी पत्नी को जाल में फंसाया। यहाँ इस बात से हमें मार्को के जो उच्च चरित्र का पता पड़ता है। ये पुस्तक राजू ने छिपाई रोजी से, क्योंकि यदि उसको बात पता पड़ेगी तो वह वापस अपने पति की तरफ आकर्षित होगी, उसकी महानता का उसे भान होगा। हालांकि बात बाद में पता चल जाती है, क्योंकि जब रोजी वीकली मैगजीन में उस पुस्तक का रिव्यू पढ़ती है तो वह उसकी कटिंग करके अपने कांच के ऊपर लगाती है। वहीं एक अगला एपिसोड, मार्को जो कि एक उदार हृदय व्यक्ति है, उसने लेटर भेजा कि भाई उसकी जो ज्वेलरी है जो बैंक में रखी हुई है बॉक्स, और उसको निकालने के लिए एक फॉर्म भरना पड़ेगा, और उस फॉर्म में जैसा कि पता है कि हमें रोजी के सिग्नेचर चाहिए। ये लेटर भी राजू ने छिपाया और उसने ज्वेलरी बॉक्स को लेने की आड़ में झूठे दस्तखत किए। और जैसे ही मार्को को ये बात पता पड़ी, उसने पुलिस में रिपोर्ट की और पूरी न्यायिक प्रक्रिया हुई। और इस न्यायिक प्रक्रिया के अंदर मणि ने ईमानदारी से सत्यता बताई और मणि की गवाही से उसे 2 वर्ष का कारावास हुआ। जेल में एक प्रिजनर, एक कैदी के तौर पर वो एक आइडियल प्रिजनर था, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, यहाँ किसको धोखा देता। और वह एक आदर्शवादी बातें करता और जेल में वह एक आदर्श व्यक्तित्व कैदी के रूप में जाना गया। यहाँ तक कि जब वो जेल से छूटा तो उसे लगा कि उसे दुख हुआ है कि जेल में ठीक चल रहा था। हालांकि तब तक वह समाज में इज्जत भी खो चुका था, अपना धंधा व्यवसाय चौपट हो चुका था, और इसी दौरान रोजी ने भी मालगुडी छोड़ने का निश्चय कर लिया था। और जब जेल से छूटा तो वह अनायास ही यहाँ वर्तमान में स्वामी बन चुका है। और शुरुआत के जो व्रत, जो फास्ट जो कि थोपा गया है, अनशन, शुरुआत के 2 दिन तो उसने छिप छिप कर खाना खाया, हालांकि किसी को पता नहीं पड़ा। और उसके उपवास की खबर तो एक नेशनल न्यूज़ बन गई, यहाँ तक कि जो कि इंग्लिश न्यूज़पेपर है उसने भी हेडिंग डाल दी कि स्वामी पेनेंस टू एंड ड्रॉट। तो बारिश लाने के लिए एक स्वामी है जो कि अनशन पर बैठा है। लगभग महात्मा गांधी जैसा प्रचार प्रसिद्धि उसको मिल गई। एक अमेरिकन फिल्म मेकर भी आया उनसे इंटरव्यू लेने। अब नोवेल जो अपने अंतिम पड़ाव में है, राजू जिसकी शुरुआत एक गाइड से हुई थी, अ टूरिस्ट गाइड, और उसका अंत एक ऐसे गाइड जो एक समाज को दिशा देता है, मानवता को दिशा देता है, जन कल्याण के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है, और अंत में वह शहीद भी हो जाता है। 11वें दिन अपने फास्ट के शरीर पूरा कृशकाय, सरकार ने भी सुध ली, सरकार को भी चिंता थी, डॉक्टर्स की सलाह थी कि ग्लूकोज ले, लेकिन उसने मना कर दिया। और अंत में उसको ये रियलाइजेशन हुआ या आत्मज्ञान हुआ कि ये जो कलेक्टिव, जो ब्लाइंड फेथ है इन सारे ग्रामीणों का उस पर, इससे वह, उसकी आत्मा ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। वह वास्तव में अब स्वामी बन चुका था। उसने कुछ भी लेने से इनकार किया, यहाँ तक कि उसने भोजन की आसक्ति भी छोड़ दी और नदी किनारे घुटनों तक पानी में वो खड़े होकर ईश्वर की प्रार्थना करने लगा। अंतिम दृश्य हमें यह देखने को मिलता है जो कि बड़ा ही भ्रामक है, एम्बिगुअस है। और वह अंत में वेलन को कहता है, इट्स रेनिंग इन द हिल्स। वेलन, पहाड़ी, दूर पहाड़ी पर बारिश शुरू हो चुकी है, आई कैन फील माई लेग्स, मैं अंगों में महसूस कर सकता हूँ। नोवेल एंड्स। हमें यह पता नहीं होता है कि यह क्या वह मर चुका है, वह फेंट हो गया था, अनकॉन्शियस हो गया था, और हमें यह भी पता नहीं पड़ता है कि क्या बारिश वास्तव में हुई थी या उसका हेल्यूसिनेशन था एक मरते हुए व्यक्ति का। द गाइड अपनी लोकप्रियता लिए हुए है और पाठकों के मन में ये जो किरदार है जो हमारे दैनिक जीवन में आसपास दिखाई दे रहे हैं, हमें अपने से लगते हैं। द गाइड, R.K. नारायण जो लेखक हैं, इनकी लेखनी से जाना जाता है, जिन्होंने समाज में व्याप्त अंधविश्वासों, निरक्षरता जैसे कई बिंदुओं को छुआ। और यह उपन्यास सटायर भी है, व्यंग्योक्ति भी है और आयरनी से भरी पड़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।